नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो अपन बात कर रहे थे चौहानों की। तो सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जो नए भाई जुड़े हैं उनके लिए सबसे पहले तो यह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपन पढ़ रहे थे चौहाना में अपने पिछली क्लास में पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने जब शासन संभाला तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले कुमारपाल चालुक्य को हराया और उसने अपने पिता का बदला लिया। कुमारपाल चालुक्य के द्वारा जीते गए नाडोल, पाली और चित्तौड़ को पुनः आजाद करवाया। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने दिल्ली पे आक्रमण किया, दिल्ली पे आक्रमण किया और तोमरों कराया। उसके बाद दिल्ली जीत ली और उसने कुमारपाल चालुक्य को किस थ्रू हराया था, उसके सामंत को, कौन सामंत था उसका, सज्जन, सज्जन को हराया था। उसके बाद जो है अपन को एक पुस्तक, एक इतिहासकार है, लेखक है, कौन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जो विग्रहराज चतुर्थ का शासन काल है उसको चौहानों का स्वर्ण काल कहा है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है अपना दिल्ली का शिवालिक या दिवाली, दिल्ली का मैं बात करता हूँ, दिल्ली शिवालिक या टोपरा विलेज। दिल्ली जीतने के बाद विग्रहराज ने ये वाला अभिलेख लगवाया था। किस पे लिखवाया था, ये अभिलेख कहाँ लिखा हुआ है, तो ये अभिलेख जो है अशोक के टोपरा अभिलेख के ऊपर लिखा हुआ है। ये बात भी हमने कल चर्चा की थी। उसके बाद हमने ये बात की थी कि ये किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये अभिलेख किस पे लिखा गया है ये तो बता दिया, अशोक पे। जो अशोक का अभिलेख है वो यहाँ तक लिखा हुआ है और इसके नीचे विग्रहराज वाला लिखा हुआ है, ये हमने चर्चा की थी। उसके बाद इसके अंदर लिखा क्या गया है, इससे पहले बात करता हूं मैं कि इस अभिलेख को उसके बाद में जब मुगल सत्ता वापस आई थी, तत्काल जो राजा था कौन था, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसको उखाड़ के ले गया दिल्ली, इसलिए इसको दिल्ली शिवालिक या दिल्ली टोपरा अभिलेख कहते हैं। जो अपना विग्रहराज वाला अभिलेख है उसको तो दिल्ली शिवालिक अभिलेख कहते हैं, और जो अशोक वाला अभिलेख है उसको दिल्ली टोपरा या टोपरा अभिलेख कहा जाता है। ये भी हमने कल बात कर ली थी। उसके बाद इसके अंदर लिखा क्या गया है, तो मैं उसकी बात करूं तो इसके अंदर लिखा गया है, जो विग्रहराज है उसने इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वो जो विग्रहराज है वो हिमालय से विंध्याचल तक, विंध्याचल तक क्या करता था, कर वसूलता था। अब कर वसूल रहा है इसका मतलब क्या है, उसका वहां पर शासन है, शासन है, तभी तो उसने विंध्याचल से लेकर मतलब हिमालय से लेकर विंध्याचल तक कर वसूला है। उसके बाद जो है अपन ने पढ़ा कि अपने विग्रहराज ने एक पुस्तक लिखी थी, एक नाटक लिखा था, सॉरी ठीक है, नाटक लिखा था। उस नाटक का क्या नाम था, उस नाटक का नाम था हरिकेली। कई कई जगह हरकेली लिखा हुआ आता है, कई जगह हरिकेली लिखा हुआ आता है, तो आपको हरिकेली मानना है, ठीक है। दोनों अगर सही है, सेम सेम ही है, हरकेली या हरिकेली। तो ये जो नाटक है ये किस पे आधारित था, ये भी हमने चर्चा की थी। ये एक भारवी की एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था किराता तुनीम, किराता तुनीम। ये भारवी की पुस्तक थी और इसी के ऊपर आधारित है अपना हरकेली नाटक, जो किसने लिखा है, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सोमदेव, सोमदेव ने लिखी है क्या, कौन सी पुस्तक लिखी है, सोमदेव जो है विग्रहराज का दरबारी कवि था और इसने पुस्तक लिखी कौन सी, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज इसने पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में क्या लिखा, इस पुस्तक में विग्रहराज और एक इंद्रपुरी की राजकुमारी थी, उसका नाम था देसल दे। क्या नाम था, देसल दे या देसल देवी। इन दोनों की क्या थी, प्रेम कहानी थी। ये चर्चा हमने कल भी की थी। उसके बाद इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है ललित विग्रहराज के अंदर, तो इसके अंदर गजनी का एक शासक था, गजनी के शासक खुसरो शाह को हराने की जानकारी है। किसको हराने की, खुसरो शाह को हराने की जानकारी है किसके अंदर, ललित विग्रहराज के अंदर। और प्रेम कहानी है किसकी, विग्रहराज और देसल देवी की। उसके बाद एक और लेखक था, वो लेखक कौन था, वो था अपना नरपति नालह। इसने भी बाद में पुस्तक लिखी थी, विग्रहराज के जाने के बहुत समय बाद में लिखी थी, लेकिन पढ़ते ही है क्योंकि विग्रहराज के बारे में है। पुस्तक का क्या नाम था, बिसल देव रासो।
इस पुस्तक में भी लव स्टोरी थी, प्रेम कहानी थी, किस किस की, एक तो विग्रराज की और राजमती की। अगर मैं बात करूं कि किस भाषा में लिखी गई है, तो ये भाषा, इसकी भाषा जो है गोडवाड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? गोडवाड़ी भाषा। तो यहाँ तक तो बात हो गई अपनी विग्रराज की। उसके बाद जो है इसके निर्माण कार्य आते हैं। विग्रराज के निर्माण कार्यों में सबसे पहला जो निर्माण कार्य आता है वो है सरस्वती कांटाभरण पाठशाला। क्या आता है? सरस्वती कांटाभरण पाठशाला। तो सबसे पहले तो इसने, विग्रराज ने इसके अंदर एक सरस्वती मंदिर बनाया था। सारी पाठशाला वैसे तो हमने कल बात की थी होती तो मंदिर ही है, सरस्वती मंदिर होते, लेकिन इसने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके अंदर एक सरस्वती मंदिर अभिलेख भी लिखवाया लगवाया था। और इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? उस अभिलेख में चौहानों को राम के वंशज बताया गया है। और इसी आधार पर हमने उनको क्या कहा है? उसी आधार पर हमने चौहानों को सूर्यवंशी भी कहा है। किस आधार पर? क्योंकि विग्रराज ने जो है सरस्वती मंदिर अभिलेख है उसके अंदर लिखवाया कि हम राम के वंशज हैं। और उसी के आधार पर हमने उनको सूर्यवंशी माना है, क्योंकि राम जो थे वो सूर्यवंशी थे। उसके बाद एक और चीज लिखी हुई, वो क्या है? ये बोलते हैं कि हमारा जो मूल पुरुष था वो कौन था? मालव था, यानी हमारी उत्पत्ति मालवों से हो रखी है। ये भी विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख में लिखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद इसको जो है तोड़ा किसने था? इसको तोड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने तोड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था इसको। और इसकी छत हटवा के जो है दूसरी छत लगवा दी थी। और इसको क्या बोलते थे? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं इसको, क्योंकि जो इसमें टाइम लगा था उसको छत को हटाने में, वो 2.5 दिन का लगा था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसके ऊपर 2.5 दिन झोपड़े के कहने के पीछे एक और कहानी बताते हैं। वो कहानी क्या है? वहां यहाँ पर जो है पंजाब पीर शाह का उर्स लगता है। उर्स किसको कहते हैं? उर्स जो हिंदी में मेला होता है उसी को उर्स कहा जाता है। वो उर्स लगता है, वो कितने दिन का लगता है? वो 2.5 दिन का लगता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि इस वजह से कहते हैं। लेकिन ये जो है ये मान्य नहीं है। मान्य कौन सा है? ये वाला, कि इसने छत हटवा दी थी। क्यों मान्य है? क्योंकि जो ये संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, इसने इसके दीवारों पर हरकेली, वो ललित विग्रहराज पूरी की पूरी जो है ना छपवा दी थी भाई ने। और जो आप अभी भी जाके देख सकते हैं, सारी सारी हरकेली, हरिकेली और ललित विग्रहराज इसके ऊपर अभी भी लिखी हुई है। इसी वजह से इसको मानते हैं कि जो ये बात कह रहा है इसके अंदर अभिलेख के अंदर वो सही है। उसके बाद क्या है? जो ये अभिलेख है ये वर्तमान में कहा क्या अभी वहीं पर है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो तुड़वा दिया था। तो ये जो अपना अभिलेख है वो वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में राजपुताना म्यूजियम में है। राजपुताना म्यूजियम में है। कहाँ है? क्योंकि रखवाया किसने? अंग्रेजों ने। जब अंग्रेज आए थे उन्होंने राजपुताना म्यूजियम में रखवा दिया था। जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने, जो अपने भारतीय थे, उन्होंने वहीं मतलब रखा रहने दिया। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक और निर्माण कार्य, उसमें है बिसलपुर टोंक। बिसलपुर टोंक आ जाता है। बिसलपुर टोंक में क्या है? बिसलपुर टोंक में इसने जलाशय बनवाया था। ये जलाशय बनवाने से पहले इसने बिसलपुर नगर बसाया। फिर बिसलपुर नगर के अंदर जलाशय बनवाया। और जलाशय के पास में या जलाशय के आसपास इन्हें एक मंदिर बनाया था। उसको कौन सा मंदिर था? गौणकेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? गौणकेश्वर मंदिर। ये मंदिर कौन से भगवान का था? मैंने बताया था आपको। कौन से भगवान का था? शिव जी भगवान का था, जिसके पीछे ईश्वर लगे, वो स्वर लगा हुआ है, मतलब स्वर, वो कौन सा है? शिव जी का मंदिर है। ये चर्चा हमने कल कर ली थी। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी। तो हमने पढ़ी थी इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी। इसकी 3 उपाधियां थी। 2 उपाधि थी मेनली तो उनमें से एक कौन सी थी? सबसे पहले तो थी बिसल देव। दूसरी थी कवि बंधु, कवियों का बड़ा ध्यान रखता था इसलिए कवि बंधु भी आ गया। और एक लेखक हुआ था। कौन सा लेखक? उसका क्या नाम था? कीर्थोन। क्या नाम था? कीर्थोन। उसने जो है इसकी तुलना जो है किससे की है? कालिदास व भवभूति, दोनों ही साहित्यकार रहे हैं बहुत बड़े। इनसे इनकी तुलना की थी। उसके बाद में मैंने जाते जाते आपको बोला था कि लाइन लिख लेना इसके अंदर। वो लाइन क्या लिखने को बोला था? मैंने कहा था लिख लेना कि विग्रहराज के बाद में जो है अपर गांगे राजा बना। और अपर गांगे को हटाकर, ठीक है, अब अपर गांगे को पराजित करके कौन राजा बना था उसके बाद? गोविंद राज। ठीक है, गोविंद राज राजा बना था। और इससे आगे हमको अब पढ़ना है। तो यहां तक तो हो गया रिवीजन। 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको।
लिखना विचकना कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार मन में फिर से रिवीजन कर लो, तब तक मैं इसको हटा रहा हूँ तब तक। थोड़ी क्या बरसात बरसात हो रखी है, इसलिए जो है ये साफ होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर डस्ट वो डस्टर होता ना वही तो आधा घंटा इसी में निकल जाता अभी तो। ब्लैक मार्कर से लिखना चाहिए था मेरे हिसाब से, तब तो ठीक ही होता। सबसे पहले आप हेडिंग डालो, गोविंद राज। गोविंद गोविंद राज हेडिंग डालो। मैं आपको गोविंद राज हेडिंग डाला देता हूँ। गोविंद राज हेडिंग डालो, देखो गोविंद राज हेडिंग डालो। पढ़ते हैं फिर इसको, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर गोविंद राज की अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका शासनकाल कब से शुरू हुआ, तो इसकी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, अपने पास, कि इसका शासनकाल कब से शुरू हुआ था, खत्म कहाँ हुआ, इसकी जानकारी अपने पास है, जो कि अभी बताएंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। यह मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आप बोलोगे कि अपर गांगे इसके बाद राजा बना था, तो ये बता चुका हूँ मैं कि अपर गांगे को वापस हरा दिया था इसने। तो अपर गांगे का कोई शासनकाल रहा नहीं था, कुछ ही दिनों का था वो शासनकाल, तो उसमें कुछ खास बातें हुई नहीं, तो हम पढ़ते नहीं है, जानकारी भी मिलती नहीं है वैसे उसके बारे में कुछ। तो मैं अगर बात करूं गोविंद राज की, तो गोविंद राज की एक रानी थी। कौन रानी थी? गोविंद राज की एक रूठी रानी थी, रूठी रानी सुहाव देवी। और इस रानी के लिए पृथ्वीराज ने क्या किया था? इस रानी के लिए पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज मतलब पृथ्वीराज निकल रहा है, गोविंद राज ने इस रानी के लिए, अपनी रानी के लिए क्या मंदिर बनाया था? कौन, क्या नाम था इसका? सुहावेश्वर मंदिर। कहाँ था? मैनाल भीलवाड़ा में। कहाँ था? मैनाल भीलवाड़ा में। गोविंद राज ने अपनी रानी सुहाव देवी के लिए मंदिर बनवाया, कहाँ पर? मैनाल भीलवाड़ा में। किसका मंदिर बनाया? सुहावेश्वर मंदिर का, सुहावेश्वर मंदिर। तो ये किसका मंदिर हो गया? शिव का मंदिर हो गया। स्वर आते ही पीछे आपको पता लग गया होगा कि किसका मंदिर है? शिव जी भगवान का मंदिर है। इनका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा? तो कहाँ से रहा वो हमको पता नहीं है, स्टार्ट कब हुआ, लेकिन इनका शासनकाल है जो खत्म जो हुआ था ना, वो 1169 के अंदर समाप्त हुआ था। तो इन्होंने 1169 तक शासन किया। तो इन्होंने अपने शासनकाल में 2 अभिलेख लगवाए थे। कौन कौन से अभिलेख थे उनकी अगर मैं बात करूं,
तो पहला अभिलेख आता है हास्य अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हास्य अभिलेख। मैं अगर बात करूं हास्य अभिलेख की, तो हास्य अभिलेख जो है वो अपने बता चुका हूं मैं, पृथ्वीराज गोविंद राज ने लगवाया था। अब इसके अंदर लिखा क्या था? तो इसके अंदर सबसे पहले तो गोविंद राज ने हास्य में महलों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? महलों का निर्माण करवाया था गोविंद राज ने। और जो ये हास्य भी लेके मैंने आपको पढ़ाया था पहले जब उत्पत्ति के बारे में पढ़ा रहा था, क्या पढ़ाया था? मैंने कहा था कि जो है हास्य अभिलेख में ही हमको ये जानकारी मिलती है कि चौहान क्या है, चंद्रवंशी है। तो ये चंद्रवंशी वाली जानकारी जो है यहीं से मिलती है। कहाँ से मिलती है? हास्य अभिलेख से मिलती है ये जानकारी। हास्य अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि हम चंद्रवंशी हैं। कौन? चौहान। उसके बाद में गोविंद राज ने अपने मामा किल्हण गोहिल को हास्य का प्रशासक नियुक्त किया था। अपने मामा किल्हण गोहिल को हास्य का प्रशासक नियुक्त किया। ये जानकारी कहाँ मिलती है? हास्य अभिलेख के अंदर। अब देखो, आप बोलोगे कि प्रशासक नियुक्त किया, तो प्रशासक इसलिए नियुक्त किया, देखो अगर मान लो कि कोई दिल्ली में बैठा है तो वो वहां पे कन्याकुमारी या केरल में तो ऐसा तो कर तो सकता है, लेकिन वहां पे जिम्मेदारी जो है बढ़ जाती है। इसलिए हांसी वहां से दूर थी, यहाँ से अजमेर से। हांसी का हरियाणा में, आपको पता है। तो वहां से दूर थी तो यहाँ से नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसने अपने मामा किल्हण गोहिल को हांसी का प्रशासक नियुक्त किया था। अब देखो भारत, ये अपना मान लो भारत, ठीक है, ये अपना भारत है। अब देखो यहाँ पे देखो पहले जब जमाना था राजा महाराजा वालों, तो यहाँ पे देखो सुरक्षित भारत था एकदम सुरक्षित। अभी तो मान लो जाने बाजी आएगी, पहले यहाँ तो पानी था, ये तो हो गया अपना पानी। तो ये जो तीनों तरफ से तो सुरक्षित था। अब यहाँ पे आ जाता है अपना हिमालय। ये तो यहाँ तक आता है ना, हाँ, तो यहाँ तक हिमालय आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन दर्रे थे। एक तो था जो गुजरात में खुलता है। अब ये गुजरात वाले तो कम ही आते थे इधर से, क्योंकि गुजरात वाले जो भी आते थे वो इधर नीचे की तरफ चल जाते थे। जो भी आक्रमणकारी विदेशी आते थे, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए तीन ही दर्रे थे जहां से वो घुस सकते थे, बाकी कोई दर्रा नहीं था, बाकी कोई जगह नहीं थी जहां से वो आ सके। इन तीन दर्रों में से ये तो दर्रा हट गया जहां से वो आ सकते हैं, बाकी ये दो दर्रे बच गए। ये दर्रे जो है, ये दोनों दर्रे कहाँ खुलते हैं? वर्तमान के पंजाब के अंदर। वो पंजाब जो आप छोटा सा जानते हो ना, वो छोटा सा नहीं है। इस छोटे के पीछे जो एक बड़ा सा पंजाब है, वो हमने पाकिस्तान को दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए पंजाब छोटा सा लगता है अपन को, वरना पंजाब था बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ पे खुलता है, तो यहाँ पे देख लो, जब पंजाब के पास हरियाणा है, जब दिल्ली जाएंगे तो हरियाणा जाना पड़ेगा, ठीक है। हरियाणा जाने के लिए, मतलब दिल्ली जाने के लिए हरियाणा जाना पड़ेगा। और यहीं पे क्या है? हांसी है। क्या है? हांसी है। हांसी है यहाँ पर। तो यहाँ पे जब वो आएंगे तो हांसी पर भी आक्रमण करेंगे। तो यहाँ से आक्रमणकारियों को बचाने के लिए, दिल्ली को बचाने के लिए, वो उन्होंने प्रशासक नियुक्त किया। किसको? अपने मामा किल्हण गोहिल को। ये लिख लो यहाँ तक कि गोविंद राज ने अपनी रूठी रानी सुहाव देवी के लिए सुहावेश्वर मंदिर बनवाया, ठीक है। इन्होंने 1169 तक शासन किया। उसके बाद ये पहला वाला अभिलेख लिख लेना, ये दो ही बातें हैं, ऊपर ऊपर मोटी मोटी बातें। उसके बाद ये पहला अभिलेख आ जाता है। ये अभिलेख लिखवाया कब, ये बता देता हूँ मैं। ये अभिलेख जो है 1167 यानी 1167 के अंदर लगवाया था इन्होंने। इसके बाद आता है थोड़ अभिलेख। थोड़ अभिलेख इसके बाद में लिखाऊंगा। ये लिख लो यहाँ पे, गोविंद राज ने हांसी में महलों का निर्माण करवाया, और इनको चंद्रवंशी कहा गया है हांसी अभिलेख में चौहानों को। और अपने मामा किल्हण गोहिल को हांसी का प्रशासक नियुक्त किया था। इतनी सी बात लिखनी है। इसके बाद थोड़ अभिलेख है, वो लिखवाऊंगा मैं आपको, जल्दी से लिख लो इसको।
लिख लिया होगा यहाँ तक। हम्म। अभी के मौसम भी ऐसा हो रखा है। तबीयत वबीयत थोड़ी ऐसी है, नाजुक। हम्म। मैं बात करता हूँ, जो इनका दूसरा अभिलेख आता है वो है थोड़ा अभिलेख। यहाँ से क्या जानकारी मिलती है अपने को? यहाँ जो है अपन को जानकारी मिलती है, रूठी रानी जो थी इनकी, रूठी रानी के मंदिर, के मंदिरों की जानकारी कहाँ से मिलती है अपने को? थोड़ अभिलेख से। थोड़ अभिलेख हमें ये कहता है कि जो रूठी रानी के महल थे वो यहीं थे। और ये जो थोड़ है वो बेसिकली जगह कहाँ पड़ती है वो मैं बता देता हूँ। ये जगह जो है भीलवाड़ा में पड़ती है, भीलवाड़ा में स्थित है। और ये अभिलेख लगाया कब था? फांसी अभिलेख के एक साल बाद में, यानी 1100 लिख दिया यहाँ पे, 1168 ईस्वी के अंदर लगवाया था। उसके बाद जो अपना सुहाव देवी नाम, उसकी गोविंदराज की पत्नी का नाम जो सुहाव देवी है, उसकी जानकारी भी यहीं से मिलता है। तो जो सुहाव देवी नाम का पता, जो सुहाव देवी है उसके नाम का जो पता है कि भाई रूठी रानी तो थी, लेकिन रूठी रानी का नाम क्या था, वो यहाँ से मिलता है कि इनका नाम जो है सुहाव देवी। गोविंदराज ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे मंदिरों का निर्माण करवाया है अपनी रूठी रानी के लिए, और मेरे रूठी रानी का जो नाम है वो सुहाव देवी है। यहाँ से एक और जानकारी मिलती है अपने को। वो जानकारी क्या है कि यहाँ से गोविंदराज द्वारा अपर गांगे को हराने की जानकारी मिलती है, हराने की जानकारी मिलती है। भाई ने कहा है कि ये जो शासन मेरे पास है वो किसी ने दिया नहीं है, ठीक है ना, किसी ने भीख में नहीं दे रखा है मेरे को। अपन ने अपार गंगे की फुटबॉल बनाई है, तब जाके मेरे को ये शासन मिला है। मैंने अपनी ताकत से, मैंने अपने बल से इस शासन को प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने शासन दे दिया मेरे को कि भाई तू संभाल ले, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने अपर गंगे को हराया है, उसको पराजित किया है अपने बल पर, ठीक है, अपने बाहुबल से, ठीक है ना। अब मैंने इसको प्राप्त किया है। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? थोड़ अभिलेख से। और थोड़ अभिलेख किसका है? अपना गोविंद राज का है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। कब लगवाया? 1668 के अंदर। जानकारी क्या मिलती है? रूठी रानी के मंदिरों की जानकारी। कौन से मंदिर है मैं बता देता हूँ, शिव के मंदिर है, ठीक है। उसके बाद सुहाव देवी नाम का पता जो है यहीं से चलता है, और बता चुका हूँ मैं गोविंद राज जी ने अपर गंगा को हराया, ये जानकारी भी यहीं से मिलती है। इतना लिख लो। उसके बाद बात करेंगे आगे सोमेश्वर की, जल्दी से लिख लो। लिख लिया होगा। अब बात आती है सोमेश्वर। किसकी बात आती है? सोमेश्वर। हेडिंग डालो सोमेश्वर। सोमेश्वर। सोमेश्वर की अगर मैं बात करूं तो इसका शासन कहाँ से कहाँ तक रहा? तो जहां से
खत्म हुआ था किसका, गोविंद राज का, 1159 से लेकर 1177 यानी 77 ईस्वी तक। यहाँ तक इसका शासनकाल करा सोमेश्वर का। सोमेश्वर के पिता कौन थे, तो यहाँ पे ये मत लिखना है कि गोविंद राज थे या फिर वृगराज थे। इसके पिता थे अपने अर्णोराज। कौन थे, पिता का नाम क्या था, अर्णोराज। इसलिए मैंने वो सारणी लिखवाई थी ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में बात करूं, माता का नाम क्या था, माता का नाम था कांचन देवी। पत्नी, इन्होंने किससे विवाह किया था, तो इन्होंने कर्पूरी देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था, कर्पूरी देवी से इन्होंने विवाह किया था। इसके अलावा हमको क्या जानकारी मिलती है इनके बारे में, हमको जानकारी ये मिलती है कि इनका जो बचपन था वो सारा का सारा बचपन कहाँ गुजरा, तो इनका सारा का सारा बचपन जो है ननियाल में गुजरा था। ये जो है कुमारपाल चालुक्य जो है, कुमारपाल चालुक्य के दरबार में रहते थे। वहीं पे जो है उनके कुछ का राजपाट जो है कुछ छोटा मोटा संभालते थे काम। क्या जानकारी मिलती है हमको कि इनका बचपन अपने निहाल में गुजरा। इसके अलावा मैं बताऊं अगर सोमेश्वर के बारे में, तो सोमेश्वर के बारे में एक और जानकारी अपन को प्राप्त है। वो क्या है कि कुमारपाल चालुक्य ने जब कोंकण विजय की थी, कोंकण पर विजय प्राप्त की थी, तो उस समय ये उन्हीं के साथ है। देखो, कोंकण विजय से चौहानों का कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्लियर हो जाए कि चौहानों का कोंकण विजय से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो सोमेश्वर है वो कुमारपाल चालुक्य के दरबार में ही था, वहीं पे इसका बचपन गुजरा है। तो यह भी उस विजय के दौरान उस युद्ध में गया था और वहां पे इसने मल्लिका अर्जुन की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी, मल्लिका अर्जुन की। ये बात भी लिख लो। कुमारपाल चालुक्य की कोंकण विजय, कोंकण विजय के दौरान, कुमारपाल चालुक्य के कोंकण विजय के दौरान सोमेश्वर ने मल्लिकार्जुन की हत्या की थी। यहाँ तक लिखो पहले, उसके बाद में सोमेश्वर का जो बिजोली अभिलेख है उसकी चर्चा करेंगे हम। ठीक, यहाँ तक लिखो। इसके पिता का नाम, इसके माता का नाम, इसकी लुगाई का नाम लिख लो यहाँ पे, कर्पूरी देवी। इनका बचपन ननियाल में गुजरा। कुमारपाल चालुक्य की जो कोंकण विजय थी उसके दौरान इन्होंने मल्लिकार्जुन की हत्या की थी। ये चीज भी लिख लो यहाँ। जल्दी से लिख लो। उसके बाद बात करते हैं सोमेश्वर का जो बिजोली अभिलेख है उसकी। लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लो। हाँ, आज क्या थोड़ी तबीयत वबीयत का मसला है, थोड़ा सा नाजुक, तबीयत थोड़ी नाजुक है। उतनी भी नहीं है वैसे तो, लेकिन ठीक ठाक है ऐसे थोड़ा ना, डाउन है थोड़ी सी तबीयत। उस हिसाब से अंदाजा मत लगाना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लिख लिया हो, कितनी सी बात लिखनी है। सोमेश्वर के पिता अणुराज है, ये बात ध्यान रखना, न गोविंद राज है और न ही विग्रह राज है। ठीक है। बात करूं माता की, तो कांचन देवी, देवी लगाना भूल गया मैं। कोई बात नहीं, लिख लो आप, कांचन देवी।
पत्नी का नाम कर्पूरी देवी। बचपन कहाँ गुजरा? ननिहाल में। कुमारपाल चालुक्य की कोंकण विजय के दौरान सोमेश्वर ने मल्लिका अर्जुन की हत्या की थी। ठीक है। अब मैं बात करूं सोमेश्वर का बिजोली अभिलेख। हेडिंग डालो, सोमेश्वर का बिजोली अभिलेख। मैं तो लिख दूंगा, आप तो लिखो पहले। हम्म। तो मेरा तो क्या, मैं तो लिख दूंगा अभी, ले लो लिखो। सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख कब लगवाया भाई ने? तारीख तो पता नहीं अपने को, लेकिन इसकी सन पता है, 1170 ईस्वी में। इसकी सन जरूरी है, ये अपने को पता है। ठीक है, अपने को मतलब, मेरे को नहीं, अपने को मतलब ओवरऑल हिस्ट्री में जिसकी सन हमको मिली है उसकी हम लिखेंगे। ठीक है, जिसकी नहीं मिली है उसकी कहाँ से लिखेंगे? ठीक है, ऐसे मन से थोड़ी लिख सकते हैं। तो इस अभिलेख के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं तो तीन बातें हम अब तक पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी बात? पहली बात आती है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। क्या आती है? ब्राह्मणों से उत्पत्ति। तो उसके अंदर जो ब्राह्मणों से उत्पत्ति है वो बिजोली अभिलेख से बात आई है। जब उन्होंने उत्पत्ति पढ़ी थी तब मैंने ये चीज पढ़ी थी। उसके बाद जो अपना चौहानों का जो सांबर के चौहान थे, उसके अंदर वासुदेव आपने पढ़ा थी। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया है। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी भी यहीं से मिलती है, बिजोली अभिलेख से। उसके बाद विग्रराज ने जो है, विग्रराज वाली एक बात मिलती है अपन को। कौन सी? कि दिल्ली पे विजय की और तोमरों को हराया था। वो जो है वो जानकारी कहाँ से मिलती है? वो भी यहीं से मिलती है, बिजोली अभिलेख से। उसके अलावा जो बातें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तीन बातें वापस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल भी। मुझे तो लगता नहीं है कि जरूरत है, और वापस हम लिखेंगे भी नहीं इन बातों को। ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो जो बिजोलिया है उसके अंदर एक गांव था, रेवाड़ा। ठीक है, वो रेवाड़ा गांव जो है, बिजोलिया के अंदर एक मंदिर था, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। उस पार्श्वनाथ जैन मंदिर को अपने जो सोमेश्वर है उसने दान दे दिया था। ठीक है, जो बिजोलिया के अंदर पार्श्वनाथ मंदिर था उसको सोमेश्वर ने गांव दान दिया था। कौन सा गांव दान दिया था? रेवाड़ा। ठीक है, कौन सा गांव? रेवाड़ा। रेवासा अलग है, रेवासा सिक्कर नहीं, रेवाड़ा अलग है। जैसे कि अपन मंदिर होता है ना, अपने मान लो ये मंदिर है, तो कई बार क्या होता है गांव के अंदर जो ये मान लो मंदिर है, ठीक है, इस मंदिर के पीछे क्या होती है, थोड़ी बहुत जमीन होती है। ठीक है, ये मान लो जमीन है, तो ये जो जमीन है इसको बोलते हैं कुछ, मैं आपको याद आएगा तो बता दूंगा। ये जो जमीन है, इस जमीन को कई बार क्या होता है कि ये खाली पड़ी रहती है कई बार, या किसी का खेत भी होता है। आपने कहीं बडेरा तो दे देता पहले, शमशान के लिए जगह चाहिए होगा, मान लो खेत में से इतना, अब मान लो ये खेत है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो शमशान बन रहा है, ऐसे इतनी सी जगह कम पड़ रही है, तो अपने वाला ऐसे कर लेते थे। ठीक है, मान लो कि ऐसे कर लेते थे और इतनी सी जमीन दे देते थे। ठीक है, मंदिर है, मान लो मंदिर, मंदिर के लिए जो सेम है, ये मान लो ये जगह आ रही है, इतनी सी जगह अपने में आ रही है, तो ये जगह मान लो मंदिर बन रहा है, तो ये जगह अपन को ये वाली जगह दे देते थे, मंदिर के नाम, मंदिर के नाम दे देते। आज वाले तो क्या है कि सामी इतनी आ रही है ना, नहीं हम इतने करेंगे, ऐसे करेंगे। आज वाले तो उम्र ही नहीं दे, सामा 10 उम्र ले ले हुए, ठीक है, तो अपना बडेरा तो दे देता। तो ऐसे इसने यहाँ पे जमीन देते हैं, इसने पूरा गांव ही दे दिया था। ठीक है, मंदिर को दान में। तो लिखेंगे, लिखो साथ साथ में लिख लो, मेरे हिसाब से तो सही रहेगा। अभी तो सोमेश्वर क्या किया था? बिजोलिया में, बिजोलिया में स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर को रेवाणा नामक गांव दान में दे दिया। ये जानकारी कहाँ मिलती है, कहाँ से मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से। उसके अलावा एक और कहानी, एक और चीज है। क्या चीज है वो? कि बिजोलिया अभिलेख के अंदर अपने सोमेश्वर की एक अपन को उपाधि मिलती है। वो कौन सी उपाधि है जो बिजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर की एक उपाधि है? वो उपाधि क्या है? प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर, ये भी आपको लिखनी है।
कि बिजोलिया अभिलेख के अंदर सोमेश्वर की उपाधि मिलती है, और उपाधि कौन सी है? प्रताप लंकेश्वर। ये लिखो यहाँ तक, ये दो चीजें हैं। उसके बाद एक आधी और चीज है, क्या मिलता है यहाँ से जो है अपन को पुराने नगरों के नाम मिलते हैं बिजोलिया अभिलेख से। बिजोलिया अभिलेख से पुराने नगरों के नाम मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो मैं सबसे पहले अगर नाम लूं तो पहला नाम बिजोलिया का ले लो। जो अपना बिजोलिया है उसका पुराना नाम यहाँ पे मिलता है, और वो है विजयावल्ली। क्या नाम है? विजयावल्ली। दूसरा अगर मैं नाम लूं, दूसरा नाम मिलता है अपन को उदमाद्री। कौन सा? उदमाद्री। और किसका नाम है ये नाम है अपरमाल का। अपरमाल का नाम। तीसरा नाम लूं मैं, तीसरा नाम मिलता है अपन को नड्डुल। और नड्डुल जो है वर्तमान का नाडोल। इसके बाद अपन को जानकारी मिलती है कि यहाँ से है अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर, पुराना जो अहि छत्रपुर है उसका वर्तमान नाम है नागौर। क्या नाम है? नागौर। एक और की मिलती है, और वो है जबलीपुर। तो उस समय का जबलीपुर को इस समय क्या कहते हैं? जालोर। नाडोल, जालो, नाडोल, नागौर, जालोर। ठीक है, अपरमाल, विजयवल्ली। अच्छा, एक इसमें एक चीज हो गई है। ठीक है, लिखा सही है, लेकिन ये सारे किधर पुराने नाम इधर लिख दिए, इधर वाला नया नाम लिख दिया, तो इधर विजयावल्ली इधर लिखो। विजयावल्ली लिखा सही हुआ है, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है, बिजोलिया। उस समय की विजयवल्ली, इस समय का बिजोलिया। और उधर मादरी, उत मादरी, अपर नडुल, नाडोल, अरिचितपुर, नागौर, जबलीपुर, जालो। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है अपन को बिजोलिया अभिलेख से। इसके अलावा अपन को एक और जानकारी मिलती है, एक और अभिलेख है बिजोलिया के अंदर। उस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? वो इससे रिलेटेड नहीं है सोमेश्वर से, लेकिन है बिजोलिया में, इसलिए यहीं पे पढ़ लेते हैं इसको। चार लगा के लिख लेना, क्योंकि आता है ये प्रश्न इसके अंदर। तो यहाँ से एक अन्य अभिलेख मिलता है, जहाँ जिस पर जिस पर सिद्धसेन सूरी की पुस्तक, सिद्धसेन सूरी की पुस्तक है एक। कौन सी पुस्तक है? उसका नाम है उत्तर उत्तम उत्तम शिखर पुराण। जिस पर सिद्धसेन सूरी की पुस्तक उत्तम शिखर पुराण लिखी गई है। ये चीज भी लिख लेना इसके नीचे ही। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना। कई बार पूछ लिया जाता है सिद्धसेन सूरी की पुस्तक कौन कौन सी है, उत्तम शिखर पुराण, या फिर उत्तम शिखर पुराण के लेखक कौन है। ठीक है, सिद्धसेन सूरी। ये चीज कहाँ मिल जाती है अपन को? एग्जाम में आई हुई भी है, ऐसा नहीं आई हुई नहीं है। अगर नहीं आई हुई थी तो मैं आपको पढ़ाता ही नहीं। ठीक है, ये चीजें लिख लो यहाँ से, सेम टू सेम उतारना है, कुछ नहीं करना है आपको। लिखो लिखो, आराम से लिख लो। यहाँ तक मैंने बोला तो साथ में लिख लो यहाँ तक तो। ये चीजें आपको काम में आएगी। देखो और भी जानकारी मिली है, नगरों के नाम मिले, जैसे भीलवाड़ा बीकानेर के भी नाम मिले हैं।
तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको लिखवा दी है। इसके अलावा तो पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पढ़ते जाओ, हिस्ट्री कभी खत्म ही नहीं होगी। लिख लिया होगा। अब सोमेश्वर की जो कहानी है यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आगे हेडिंग डालो, पृथ्वीराज तृतीय। देखो इनके अंदर अभी आपको लग रहा होगा कि कहानियां नहीं सुन रहा, अरे या इंटरेस्ट थोड़ा कम आ रहा होगा। वो इंटरेस्ट इसलिए कम आ रहा है कि कहानियां है ही नहीं, है ना। अब सोमेश्वर में क्या कहानी सुनाऊं आपको मैं? या जो अपना गोविंद राज था, उसके अंदर क्या कहानी सुनाऊं? अब मान लो कि पृथ्वीराज अब आया है, पृथ्वीराज तृतीय, तो अभी तो अपनी 10 से 1 मिनट में क्लास ही खत्म होने वाली होगी, तो इसका तो इंट्रो इंट्रो पढ़ पाएंगे हम। तो जो कल वाली क्लास होगी उसके अंदर थोड़ी से एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होगी। आज वाली क्लास थोड़ी सूखी रूखी रहेगी ही होगी, तो ट्राई मारेंगे इसको भी कुछ करें। ठीक है, तो लिखो आप हेडिंग ला लो, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर। लिख लो, सबसे पहले बेसिक जानकारी लिख लो। देखो, अब यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पृथ्वीराज से इतने प्रश्न पूछ चुका है कि प्रश्न बचे ही नहीं। ठीक है, बहुत बार माता का नाम पूछ चुका है, पिता का पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया उसने, बचा ही नहीं है कुछ ही। तो जो हो सकता है वन लाइनर बनती ही नहीं है। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न बनती ही नहीं है पृथ्वीराज में से। तो जो भी मिलता है ना उसको वो लिखवा दे, वो पूछ लेता है, इसलिए हर की छोटी छोटी चीजें लिखनी पड़ती है इसके नाम में। जैसे पिता का नाम है, तो पिता का नाम पता है अपन को क्या है? सोमेश्वर है। और यहाँ पे इसका शासनकाल भी लिख लेना, 1177 से लेके 1192 ईस्वी तक, 1191, 92। माता, तो माता इसलिए लिखवाई, देखो वो जो इसकी पत्नी का नाम लिखवाया था ना, सोमदेव, सोमेश्वर की, वो इसलिए लिखवाया था कि यहाँ पे भी आप 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा क्या है, कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी माता। लुका के नहीं लिखना है यहाँ पे, लुका ही नहीं पूछेंगे आपसे, पूछेंगे तो आगे चर्चा कर लेंगे। यहाँ तक तो बात हो गई, ठीक है। अब देखो इसका जन्म कब हुआ वो भी देख लो। पृथ्वीराज का जन्म जो है 1166 ईस्वी के अंदर हुआ था। शासनकाल कब संभाल रहा है? 1177 में। जन्म कब हुआ है? 1166 में। यानी कि 11 वर्ष की आयु के अंदर भाई जो है शासन की गद्दी पे बैठ गया है। ठीक है, गद्दी पे बैठ गया, जो भी है अपनी अजमेर की गद्दी पे बैठ चुका है। अब 11 वर्ष की उम्र में क्या शासन संभाल पाएगा? तो थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, उन पिछले वालों के लिए तो मुश्किल था नहीं, लेकिन अपने लिए तो वो क्या बताऊं अब, 11 साल में। वैसे उखाड़ तो अपने वाले भी लेते हैं 11 साल में, है ना। क्या उखाड़ लेते हैं आप जानते होंगे, इंस्टा पे देखते होंगे आप। वो एक छोटा सा बच्चा और एक बच्ची फेमस है बहुत ज्यादा, वो इसी काम के लिए फेमस है, तो वो 11-12 साल के होंगे वो, और कितने के होंगे। तो इसने भाई ने क्या किया, 11 वर्ष की उम्र में जब बन गया, प्रशासन को संभाल नहीं सकता, तो कोई ना कोई संरक्षक चाहिए। तो इसकी माता ने बोला कि दूसरे क्यों बने, मैं ही बन जाती हूँ। तो इसकी संरक्षिका बनी थी। कौन बनी थी? इसकी खुद की माता बनी थी, संरक्षक की जरूरत थी, ठीक है ना, फीमेल, इसीलिए संरक्षिका। कौन बनी? तो कर्पूरी देवी। कौन बनी? कर्पूरी देवी। पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर। तो टाइम पीरियड क्या था, कितने टाइम तक बनी? तो 1 वर्ष तक बनी थी, ये भी ध्यान रख लेना।
इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल बाद में फ्री हो गया फिर से भाई। कितने साल का हो गया? 12 साल का। अब देखो पृथ्वीराज के जीवन में तो ऐसे क्या है कि समस्या ही समस्या आते रही, ठीक है, इसलिए बड़ा राजा भी माना जाता है, ठीक। इसके जो है मेन 3 समस्याएं मेनली, सबसे 3 बड़ी समस्याएं थी, उनकी बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या थी घर वाले, ठीक है, घर वाले, घर वाले जो थे सबसे बड़ी समस्या यही थी, सबसे बड़ी। दूसरी जो सबसे बड़ी नहीं कह सकते, लेकिन एक समस्या में सबसे बड़ी समस्या में से एक, उसके बाद थे पड़ोसी, ठीक है। तीसरी जो थी विदेशी। मेरे को लगता है तीनों को तीनों तीनों में से कम दो तो कॉमन है सब में, अपने आज वाले में अगर देखें तो दो तो अपने मिल जाते हैं। अब कोई भी रख लो, या तो देखो पड़ोसी तो हर किसी में मिल जाएगा, किसी के भी, किसी के घर वाले दिक्कत दे देते हैं तो किसी के विदेशी दे देते हैं। और विदेशी तो लड़कों की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, विदेशी, समझ रहे हो? देखिए मैं बात करूं घर वालों की, तो घर वालों में कैसे दिक्कत दी भाई? घर वालों ने क्या किया, जल्दी ब्याह कर दिया क्या? नहीं। घर वालों ने क्या किया, घर वालों में कौन आता था? नागार्जुन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नागार्जुन पढ़ा आपने, किसका भाई था? किसका भाई था? अपर गंगे का भाई था ना, ठीक है ना। वो शासक शासन नहीं बना था, आपने बोला था कि इसने अगर ये बन जाते तो सारे बन जाते। तो नागार्जुन को लगा कि भाई ये तो 12 साल का है, रोले रोले कर करा के हरा हरू के इसको मैं तो अपना शासन ले लेता हूँ। भाई मैं, ये 12 साल का है, मैं इसको हरा दूंगा तो अजमेर की गद्दी पे मैं बैठ जाऊंगा। कौन? नागार्जुन। जब नागार्जुन ने ये सोचा तो भाई सोच को तो खत्म करना पड़ेगा इसकी, इसकी सोच को तो खत्म करना पड़ेगा। तो जब ये 12 साल का हुआ तो 12 साल में इसने युद्ध किया किसके साथ? नागार्जुन के साथ। नागार्जुन के साथ डायरेक्ट नहीं लड़ा, नागार्जुन का सेनापति था कौन? देवदत्त। कौन? देवदत्त, उससे लड़ा था, ठीक है। बात करते हैं तो शासन, यहाँ से यहाँ लिखते हैं, ठीक है, वहां लिखने में यहाँ लिखो शासन संभालते हम्म अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया, ठीक है। अब नागार्जुन भाई अगर मान लो कि विरोध कर रहा है, उसने विरोध किया मान लो कि राजा बनने के लिए, या फिर जो है उसने इसको मारने की कोशिश की, हत्या करने की कोशिश की, तो उसने कहीं ना कहीं केंद्र भी बनाया होगा, कहीं ना कहीं रहकर की हो गई, तो उसने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? तो नागार्जुन ने गुड़गांव, गुड़गांव जो कि वर्तमान का क्या है, गुरुग्राम कहते हैं वर्तमान में, गुरुग्राम को अपना केंद्र बनाया। तो देखो जब पृथ्वीराज ने आक्रमण किया था नागार्जुन के ऊपर, तो नागार्जुन तो भाग गया था वहां पे, वो अपने सेनापति को छोड़ के गया था, मैंने बात की थी। कौन था सेनापति? तो यहाँ पे लिखो कि पृथ्वीराज ने नागार्जुन के सेनापति देवदत्त को हराया था। तो हराया था, देवदत्त को हराया था, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, ये जानकारी लिख लो अभी तक, तो आगे बढ़ते हैं बाकी। जो जानकारी मिली है वही पढ़ेंगे ना भाई। पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1177 से लेके 1192 तक है। क्या मुंह में छाले हो रखे हैं यार? तो वो जो फ्लो होता है वो कम पकड़ा जा रहा है अभी, ठीक है। वो इसे हो रहा है ना, उसी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेन यहाँ पे हो रखा है, ठीक है, समझ सकते हो थोड़ा सा। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, जन्म 1166 के अंदर हुआ है इसका, और 12 साल की उम्र में लड़ रहा है किससे?
अपने चचेरे भाई नागार्जुन से, ठीक है। अब देखो घर वालों में तो हो गया नागार्जुन, यहाँ तक तो हमने चर्चा के लिए, आप लिखते रहो, लिखते समझ लो एक बार से, ठीक है मेरे हिसाब से। तो अब पड़ोसियों में कौन आता है, तो पड़ोसियों के अंदर देखो, इनके अंदर तीन जड़े आते हैं, कौन कौन से, एक तो चंदेल। देखो रोड़े किससे होंगे, रोड़े पड़ोसियों से होंगे, जो सीमा लगती है उन्हीं से होंगे रोड़े तो। तीनों के सीमा लगती थी चंदेलों से, और चालुक्यों से तो पैदाइशी थे, हैं। तीन नहीं, दो ही है, ठीक है। चालुक्यों से तो पैदाइशी भाई ने दुश्मनी ले रखी थी, वीरराज सेकंड से स्टार्ट किया था और यहाँ तक लड़ ही रहे हैं। बात सही है ना। तो ये तो हो गए इसके अंदर, किसके अंदर, अपने चंदेल और चालुक्य। विदेशी, विदेशी में आप बताने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद गौरी। तो ये तीन समस्याएं थी किसकी, पृथ्वीराज की। ये लिखना नहीं है, लिखना यहाँ तक है, जो ये लिख लिया ये लिख लेना, ठीक है। 1 मिनट का समय है, जल्दी से लिख लो। यहाँ तक लिख लो, उसके बाद में एक और जानकारी है। पड़ोसियों में एक और है, तीन है तभी मैंने बोला था। तीसरा भी है, तीसरा है भंडारक। भंडारक नहीं, भंडारक। भंडारक बेसिकली एक जाति है जो सतलज नदी है ना, वो सतलज नदी के आसपास के क्षेत्र थे, जैसे भरतपुर है, उनपे क्या है, ये लूट फूट मचा रही थी, ठीक है। तो इनका भी दमन किया था पृथ्वीराज ने, ये बात आगे लिखेंगे, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम बात आगे। तो मैं बात करूँ 1182 के अंदर, अब भंडार को फिर 1182 ईस्वी में भंडारकों का दमन किया। बता चुका हूँ मैं भंडारक कौन थे। भंडारक जो है, सतलज, सतलज नदी है, तो वो सतलज नदी है ना, उसके आसपास की रहने वाली एक जनजाति थी, और उसने भरतपुर और सिरोही के आसपास जो क्षेत्र थे, वहां पे उसने जो है मतलब कि लूटपाट मचा दी थी। कहीं भी आ जाते थे, लूटपाट चालू कर देते थे वो। तो यही कारण था कि पृथ्वीराज को लगा भाई कि देखो लड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। लड़ा और उनका दमन कर दिया। जीता कौन, पृथ्वीराज जीत गया। 1182 के अंदर लड़ रहा है, यानी 16 वर्ष की उम्र में एक पूरी जनजाति से लड़ रहा है भाई। वहां से लड़ा चचेरे भाई से, ठीक है, चचेरे भाई से लड़ा, और यहाँ पे लड़ रहा है किससे, भंडारनको से, 16 वर्ष की उम्र के अंदर, 16 वर्ष की आयु के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो भंडारक कौन थे, तो भंडारक सतलज नदी के किनारे रहने वाली, रहने वाली जनजाति थी। उसके बाद एक और लाइन है, भंडारकों ने भरतपुर तथा सीकर के आसपास के क्षेत्रों में लूट मचा दी थी, ठीक है। लिख लो ये 3 लाइन। अगर पूछो कि देखो अब वो कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ
कुछ लोग बुद्धि पकड़ लेंगे। कैसे बुद्धि पकड़ लेंगे कि भंडारनाथ में सतलज नदी के किनारे तो रह रहे हैं, लेकिन सतलज नदी तो इतनी लंबी है, तो सतलज नदी के पंजाब, यहाँ पे पंजाबी लिख लेना, ठीक है। तो अपना पंजाब है ना, भंडारनाथ पंजाब सतलज नदी के किनारे रहने वाली जनजाति थी, ठीक है। और इन्होंने भंडारनाथ ने भरतपुर, सिक्कर की जगह लोग मथुरा, सिक्कर भी थी, लेकिन मथुरा में ज्यादा उन्होंने लूट मचाई थी, इसलिए मथुरा भी लिख लो, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे लिख लो। आगे की बात जो है देखते हैं, अभी करते, टाइम बचा हुआ, तो टाइम कितना बचा? 4 मिनट है। 4 मिनट में तो अगला क्या पढ़ पाएंगे? तो अगला बता देता हूँ क्या क्या है। अगले दो छोटे मोटे युद्ध है, देख लो। एक तो मैंने बता रखा है कि किससे है, अपना इनसे है, चंदेलों से है, और एक चालुक्य से है। वो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, तो वो इंटरेस्टिंग जो कहानी है, वो अगर हम कल पढ़े तो कैसी रहेगी, मैं ये बता बोलना चाहता हूँ कि थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। राजकुमारी वाजकुमारी की भी है, थोड़ा इसको लव स्टोरी टाइप, थोड़ा सा मैसेज वैसेज वाले भी है, इंस्टा इंस्टा में मैसेज वैसेज भी भेजे गए हैं। तो वो कहानी जो है हम कल से स्टार्ट करें तो इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। खत्म करते करते तो क्या करें, खत्म तो यहीं कर देते हैं बस, कि पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, पयासी में भंडारों को अगर दमन किया। पंजाब जो है, भंडारनाथ जो है, बेसिकली पंजाब में जहाँ से सतलज नदी गुजरती है ना पंजाब के अंदर से, वहीं उसी के किनारे रहने वाली एक जनजाति थी, पढ़ चुके हैं अपन। भंडारनाथ ने भरतपुर तथा मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में लूट मचा दी थी। इसी कारण से इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय ने इनका दमन किया था। काफी है जानकारी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके बताएं। और कोई भी अगर आपको मतलब दिक्कत हो तो वो भी कमेंट करके बता दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूछना नहीं चाहिए, जो भी अगर समस्या है तो पूछना चाहिए। आज के छाले वाले भी हो रखे हैं मुंह के अंदर, तो वो थोड़ा बोलने का जो है, जो वाक्य बोलने में समस्या आ रही है, शब्द बोलने में जैसे सतलज जैसे से हो रहा है, तो वो इसी वजह से हो रहा है कि छाले हो रखे हैं मुंह के अंदर, तो वो अभी मौसम की वजह से हो रखे हैं। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ सारी बातें, ठीक है। लिख लो यार, लिख लेना। हाँ, एक छोटी सी बात है कि सीईटी का एग्जाम आ रहा है, तो देखो, ग्रेजुएशन लेवल तक तो ये पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। कहाँ से हो पाएगी भाई, दिन ही 20 बच्चे हैं, रिवीजन कब करोगे? लेकिन ग्रेजुएशन लेवल तक हम, 12th लेवल तक हम ट्राई करेंगे कि हो जाए, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल वाली तो नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि महीने भर में एग्जाम है। लेकिन 12th लेवल के लिए अभी 2 महीने पड़े हैं, तो 2 महीने के अंदर सिलेबस हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो पढ़ ले एक बार, रिवीजन में करेंगे हम, प्रैक्टिस सेट के तौर पे कुछ लाएंगे हम, अभ्यास प्रश्न भी लाएंगे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड वाली बात अब पूरी करवाओ, 10 के करवाओ, 10 के करवाओगे तो ले आएंगे डिजिटल बोर्ड भी। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।